देखो बेटा, सम नंबर 20 डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि सम नंबर 20 में आप रिक्वायरमेंट सेक्शन में आओ, वहां पे लिखे है स्टोर कंट्रोल अकाउंट बनाओ, जो आपने अभी तक नहीं बनाया। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट बनाओ, नहीं बनाया। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, नहीं बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, हाँ ये हमने बनाया नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो 5 में से बेटा 3 चीजें ऐसी हैं जो आप पहली बार करोगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के क्वेश्चन की कैटेगरी में चले जाता है। 20th क्वेश्चन, सिंस इसमें फिर भी इन्होंने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछा है, तो इस चैप्टर में रेलिवेंट है ये क्वेश्चन। पेपर में आपको रिकंसिलिएशन चैप्टर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में रिक्वायरमेंट क्या है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और अगर आप ऐसे 22 क्वेश्चन को देखो ना, उसमें क्या है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑलरेडी बनी हुई है, और आपसे क्या पूछा है? सिर्फ कंट्रोल अकाउंट्स। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं पूछा जा सकता। ये क्वेश्चन आपको अलग चैप्टर में कवर करना पड़ेगा जब आप कंट्रोल इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग करोगे। तो इसमें ये 20th सम स्टिल रेलेवेंट है, क्योंकि 20th सम में हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बनाना है स्टोर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। सम नंबर 20, अकाउंट का नाम लिखो स्टोर कंट्रोल अकाउंट। फॉर्मेट ड्रॉ करो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस। स्टोर में क्या क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस आता है। स्टोर में और क्या आता है? परचेज आता है। स्टोर में और कहाँ से सामान आता है? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट से आता है। कुछ काम चल रहा है फैक्ट्री में, उसमें मटेरियल होता है, वहां से वापस आ जाता है, वहां भेजा भी जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। स्टोर में ओवरहेड आता है। इसमें बेटा ओवरहेड ना 2 बार गिवन है, अलग अलग नाम से। और क्लोजिंग आता है। ये स्टोर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट है। अब इसमें डेटा फिल करते हैं। सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग में लिखा है स्टोर का डेटा, ये सारा डेटा स्टोर का है। इसमें आप टाइटल देख लो, स्टोर लिखा है। स्टोर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 63,000। ओपनिंग बैलेंस लिखो 63,000। नया माल कितने का परचेज करा आपने? 3,36,000। तो परचेजेस में लिखो 3,36,000। वर्क इन प्रोग्रेस में कितना ट्रांसफर करा? 1,68,000 हमें वर्क इन प्रोग्रेस से वापस आ गया। तो 1,68,000 हमारे गोदाम में और आ गया, वापस आ गया। और हमने वर्क इन प्रोग्रेस में कितना इशू करा? 3,36,000। तो वर्क इन प्रोग्रेस में हमने भेजा 3,36,000। फिर हमने कितना सामान रिपेयर के लिए भेजा? 42,000। तो ये ओवरहेड के नाम पर मैंने रिपेयर को लिखा है 42,000। फिर मैंने कितना सामान नॉर्मल डेफिशिएंसी, मतलब ऐसा कुछ सामान होते हैं जो गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है। कितने का सामान स्टोर में से खराब हो गया? 12,600 का। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉर्मल लॉस। बस अब इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर दो। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 84,000, और टोटल कितना आ रहा है? 5,67,000। टोटल लगाओ ना, दिया थोड़ी होगा टोटल। 5,67,000। नेक्स्ट हमने लेजर कौन सी बनानी है बेटा?
वर्क इन प्रोग्रेस, एट्टी फोर नहीं आ रहा, 176400। क्लोजिंग बैलेंस बेटा आ रहा है 1,76,400। नेक्स्ट बेटा सेकंड अकाउंट उन्होंने बोला है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। तो फॉर्मेट बनाओ वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट का, मतलब WIP कंट्रोल अकाउंट का। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट बेटा, इसमें भी ओपनिंग बैलेंस होता है, सारे लेजर में ओपनिंग बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर बेटा देखो स्टोर में वर्क इन प्रोग्रेस आया था बाय वाली साइड, तो इसमें लिखो टू स्टोर। स्टोर में वर्क इन प्रोग्रेस आया था टू वाली साइड, तो इसमें लिखो बाय स्टोर। बाकी बेटा कुछ अपने खर्चे भी होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के, वो हम स्टेटमेंट में देख लेंगे। सबसे पहले इसको ओपनिंग बैलेंस लिखो 1,26,000, ये देखो 1,26,000। फिर देखो स्टोर के क्रेडिट में कितना आया था, 3,36,000। स्टोर के डेबिट में कितना आया था वर्क इन प्रोग्रेस में, 1,68,000। फिर इसके अपने खर्चे गिवन है बेटा, ये देखो डायरेक्ट वेजेस कितनी है 1,26,000 की, और ओवरहेड कितने हैं 5,04,000 के। 1,26,000 की, 5,04,000 के। 1,26,000 का लिखो वेजेस कंट्रोल अकाउंट और ओवरहेड, 5,04,000 ओवरहेड है बेटा। ओवरहेड का कंट्रोल अकाउंट नहीं होता, तो ओवरहेड अप्लाइड लिख दो। टोटल लगाओ, 10,92,000 में से माइनस करो, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। इसमें क्लोजिंग बैलेंस बेटा गिवन है, बुक में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 84,000, तो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो जाएगी कॉस्टिंग P&L में। कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 8,40,000। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा बेटा कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कॉस्टिंग P&L अकाउंट में भी वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, क्योंकि इसमें वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट से एक अमाउंट आना है जो हमने अभी ट्रांसफर करा, 8,40,000। फिर इसमें बेटा प्रॉफिट ऐड होगा, प्रॉफिट को बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना प्रॉफिट है, 10%। 8,40,000 का 10%, ये नीचे लिखा है 10% प्रॉफिट। 8,40,000 का 10% आएगा 84,000, और टोटल आएगा 9,24,000। ये 9,24,000 कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, इसी अकाउंट में करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
हाइफन डाल के लिखो सेल्स और इधर हाइफन डाल के लिख देना प्रॉफिट। 9,24,000 की बेटा सेल्स हुई है। ये बन गया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है जी। अब बनेगा सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें से हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले बेटा इसमें ओपनिंग बैलेंस लिख दो। ओपनिंग बैलेंस किसका होता है? दो अकाउंट का था, एक स्टोर का था, दूसरा WIP का था। स्टोर में ओपनिंग कितना था बेटा? देखो 63,000। और WIP में ओपनिंग कितना था? 126। फिर हमने तीन खर्चे करे होंगे बेटा, एक परचेज का, दूसरा वेजेस का, तीसरा ओवरहेड का। परचेज कितनी दी हुई है बुक में? 3,36,000। और वेजेस ना बेटा नीचे स्टेटमेंट में देखो, वेजेस दिए 1,47,000 की, ओवरहेड दिए 5,25,000 के। 1,47,000, 5,25,000। और ओवरहेड के बाद क्या लिखा है नीचे उन्होंने? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आएगी क्रेडिट साइड पर। कितनी इनकम हुई इन्वेस्टमेंट से? 21,000। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के बाद लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट डेबिट में आएगा। कितना लॉस हुआ सेल पर? 42,000। फिर बेटा नॉर्मल सेल्स आएंगी। नॉर्मल सेल्स कितने की है? हमने फाइंड करी थी ना सेल्स, 9,24,000 कॉस्टिंग प्री एंड एल में फाइंड की थी। ये देखो 9,24,000। नेक्स्ट बेटा जैसे ओपनिंग बैलेंस होते हैं ना, ऐसे क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। स्टोर में कितना क्लोजिंग बैलेंस आया था? और अपना WIP में कितना आया था? अब देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? नेट प्रॉफिट आया तो डेबिट में लिखना, नेट लॉस आया तो क्रेडिट में लिखना। बुक के अकॉर्डिंग बेटा लॉस है। वन टू थ्री नाइन ट्रिपल जीरो टोटल लिखो और आंसर आना चाहिए 33,600। ये बेटा नेट लॉस आ गया। कॉस्टिंग P&L में कितना प्रॉफिट आया? 84 का। ये कॉस्ट शीट का प्रॉफिट होता है। और अभी फाइनेंशियल अकाउंट में नेट लॉस आ गया, तो अब इनको रिकंसाइल करना है। ये ना फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस है, जैसे वो कॉस्टिंग था ना। अब कॉस्टिंग P&L के प्रॉफिट को और फाइनेंशियल P&L के लॉस को आपस में रिकंसाइल कराना है। लिखो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट बताओ, कॉस्टिंग पी एंड एल में कितना प्रॉफिट आया था? 84,000। फिर कुछ ऐसी इनकम है जो कॉस्ट शीट में नहीं आती। लाइक इनकम का नाम क्या था? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये कॉस्ट शीट में नहीं आती, तो इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट कम हो जाएंगे। उनको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 21,000 को। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे खर्चे ना डालने से? ज़्यादा हो जाएंगे। सी ए ग्रेटर देन एफ ए हो जाएगा और आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना था? 42,000। इसके बाद बेटा बस एक ही चीज़ है जो कंपेयर करनी है, क्योंकि परचेज और वेजेस तो सेम था, बस ओवरहेड अलग हो सकता है। तो ओवरहेड में दोनों का लिख देता हूँ। क्या लिख देते हैं? ओवरहेड। अब ओवरहेड कॉस्ट वालों का भी होगा, ओवरहेड फाइनेंशियल वालों का भी होगा। तो मैं आपको दोनों लिखवा देता हूँ, फिर आप अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है जज कर लेना। कॉस्ट वालों ने और फाइनेंशियल वालों का तो सीधा फंडा है। उनके ओवरहेड ये है 5,25,000। फाइनेंशियल वालों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। ये कह रहे हैं हमारा 5,25,000 5.25 लाख का ओवरहेड लगा है। लेकिन कॉस्ट वालों ने क्या किया है? कॉस्ट वालों के ना कॉस्टिंग पी एंड एल में चलो। कॉस्ट वालों के कॉस्टिंग पी एंड एल में ओवरहेड है? नहीं है। इनका ओवरहेड हमें कहाँ मिलेगा? बुक में देखें। ये रहा। इनका ओवरहेड है बेटा 5,04,000। ये 5,04,000 कौन से साइड पर है? डेबिट साइड पर है। और ये दोनों ओवरहेड कौन सी साइड पर है? क्रेडिट साइड पर है। तो ये देखो, एक्चुअल में ना ये जो दो ओवरहेड है ये रिपेयर में था और नॉर्मल लॉस में था। तो ये हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। कस्टमर कहेगा नॉर्मल लॉस आपके एंड पे हुआ है, मेरे को मत चार्ज करो। या तो आप ऐसे समझ लो, या आप समझ लो कि ये डेबिट में है और ये क्रेडिट में है, तो माइनस होगा। तो 5,04,000 में से 42,000 और 12,600 माइनस होगा। यहाँ लिख दो 5,04,000 में से क्या माइनस होगा? 42,000 और 12,600 कितना आएगा? 4,49,400। तो अब कॉस्ट वालों में ओवरहेड कम है ना, तो आप लिख दो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, जिससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। और इनको माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस माइनस कर देते हैं। 7,56,00 माइनस कर दो। देखो कितना आ रहा है आंसर। लॉस आना चाहिए 33,600 का। नहीं आ रहा? तो एक चीज़ और होगी,
वेजेस में भी डिफरेंस होगा फिर, देखो तो जरा। इनमें वेजेस कितनी है बेटा, 1,47,000 की। देखो कितनी वेजेस है, 1,47,000 की। और जब कॉस्टिंग वालों की वेजेस देखते हैं तो कॉस्टिंग वालों की वेजेस कितनी है, 1,26,000। तो वेजेस में भी डिफरेंस है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा। वेजेस का डिफरेंस भी हमें दिखाना पड़ेगा। किसमें, कॉस्ट वालों में कम है ना वेजेस। लिखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस इन कॉस्ट कितनी, 147 माइनस 126। और वेजेस कम डालने से कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और इनको माइनस करना पड़ेगा। कितना डिफरेंस है, 21,000 और माइनस करो। अब देखो आ रहा है, माइनस में आएगा तो नेट लॉस होगा। तो यही था, हाँ, नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये था बेटा आपका सम नंबर 20। चार चीजें ऐसी थी जो अलग है। एक तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में नहीं आती, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्ट में नहीं आता, ओवरहेड का पॉइंट ध्यान से करना था, डिफरेंट था, और वेजेस का पॉइंट। चार चीज़ों का डिफरेंस था जिस वजह से प्रॉफिट का लॉस हो गया। ये देखो लॉस हो गया, प्रॉफिट था, तो हमने रीजंस बता दिया। नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन 21, सम नंबर 21 में आ जाओ। 21 में रिक्वायरमेंट पढ़ो पहले। इसमें लिखा है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा कॉस्ट शीट को ही कहते हैं, लेकिन बनाना किस फॉर्मेट में है, अकाउंट फॉर्मेट में। कॉस्ट शीट किस फॉर्मेट में होती है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में। हमें किस फॉर्मेट में बनाना है, अकाउंट फॉर्मेट में बनाना है, और फिर हमें रिकंसिलेशन भी करनी है। तो कॉस्ट शीट ही बनानी है लेकिन अकाउंट फॉर्मेट में। हेडिंग दो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इवन ये भी जो हमने बनाया ना कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला, ये भी कॉस्ट शीट ही था। ये कॉस्ट शीट का ही वर्जन होता है। अब हम वापस से ये चीज़ बनाएंगे, पर इस बार इतने सारे कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाएंगे, सीधा कॉस्टिंग पी एंड एल, क्योंकि इन्होंने बोला ही कॉस्टिंग पी एंड एल है। लिखो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट बना लो। कॉस्ट शीट बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है, मटेरियल से। तो लिखो टू मटेरियल। कितने का मटेरियल है, बुक में चले देखने, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। मटेरियल बेटा ये वाला देखना होता है, कौन सा, नेट क्रेडिट, 80,000 रुपये का, और उसमें से कितना क्रेडिट में से मेंटेनेंस के लिए यूज हो गया, 10,000 का, तो इसको माइनस कर देना। 10,000 माइनस कर, 70,000 का मटेरियल यूज हुआ है मेन काम में, तो ये माइनस कर दो मेंटेनेंस। नेक्स्ट बेटा नंबर 2 पे क्या आता है बताओ, वेजेस। वेजेस कितनी है, नहीं बेटा, वेजेस ये रही है देखो, वेजेस 25,000, ये फाइनेंशियल बुक्स है, बट कॉस्ट बुक्स में वेजेस कितनी है, ये देखो डेबिट फॉर लेबर लिखा है, 20,000 की है। मटेरियल में वेजेस ऐड करके बेटा क्या आता था, कितना आ गया प्राइम कॉस्ट,
90,000। प्राइम कॉस्ट के बाद बेटा लिखो ओवरहेड। ओवरहेड हमें कितना गिवन है, ये देखो, डेबिट फॉर ओवरहेड 80,000। ओवरहेड ऐड करके क्या आता था, ये फैक्ट्री के ओवरहेड ही समझो। फैक्ट्री कॉस्ट इनकट, फिर इसमें आएगा WIP का सारा हिसाब किताब। WIP का पहले ओपनिंग बताओ। ओपनिंग है 15,000 और माइनस करना है WIP का क्लोजिंग। WIP का क्लोजिंग कितना है, ये देखो, WIP का ओपनिंग 15 है, क्लोजिंग नहीं दिया, तो क्लोजिंग हमें फाइंड करना होगा। क्लोजिंग कैसे फाइंड करते हैं वो देखो। क्लोजिंग फाइंड करते वक्त आप पहले लिखोगे ओपनिंग। ओपनिंग कितना है 15 का, फिर आप प्लस करोगे मटेरियल। मटेरियल कितने का आया बेटा देखो, नया मटेरियल 70 का। फिर आप देखो लेबर कितने की है, 20 की। ये वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग दी हुई है ना उन्होंने, लेबर 20 की, ओवरहेड 80 के। ये सारे वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर आते हैं। और फिर आखिर में क्या दिया है, क्रेडिट, मतलब बन के तैयार हो गया सामान, कितने का बन के तैयार हो गया, तो माइनस कर दो 175। कितना आया क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है, ये बन के तैयार हो गया ना 175, स्टिल कितना पड़ा है उसमें 10,000 का, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना आ गया 5,000। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और टोटल आ गया, यहाँ 170 था, 170 और 5, 175। और वर्क इन प्रोग्रेस के बाद जो आते हैं उसको बोलते हैं COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। COP में प्लस होता है बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का ओपनिंग कितना है 20, और माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया, चेक करें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड होगा वो हम अब दिमाग लगाते हैं। ओपनिंग 20 था, हाँ देखो ना, ओपनिंग प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट, तो ओपनिंग कितना है 20,000, और कितना आया 175, और बन के बिक कितना गया 186, 9,000। तो ओपनिंग 20 क्लोजिंग 9, नेट कितना आ गया बाहर 11,000। 11,000 ऐड कर दो, कितना आ गया 186। 186 आ गया बेटा टोटल कॉस्ट। फिर बाय वाली साइड लिखो सेल्स, अकाउंट में सेल्स इधर आती है। कितने की सेल्स गिवन है बुक में, 2,10,000। तो 2,10,000 की सेल्स है, 1,86,000 का कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट लिख दो एज पर कॉस्ट शीट 24,000। तो एक बार फिर से समझ लो, सबसे पहले बेटा मटेरियल में जो मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया उसको माइनस कर दिया, फिर वेजेस हमें गिवन थी, ओवरहेड हमें गिवन थे, WIP का ओपनिंग हमें गिवन था, क्लोजिंग कैसे फाइंड किया, बड़ा सिंपल है, ये पहले 15 लिख लेना, फिर 15 में ना ये सब कुछ ऐड कर देना, ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो,
और फिर जो क्रेडिट हुआ मतलब बन के तैयार हो गया वो माइनस कर दो, बाहर लिख दो नेट इफेक्ट। फिर आप ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स देखोगे गिवन है, क्लोजिंग कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस जो तैयार होके आया माइनस जो बिक गया, मतलब क्रेडिट हो गया, तो ये नेट इफेक्ट आ जाएगा 9,000, यहाँ लिख दो कि आप 20 माइनस 9 11,000। फिर 1,86,000 का आपका कॉस्ट है, 2,10,000 की आपकी सेल है, डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आ गया। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड इतना है। अब प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स कितना है वो भी हमें फाइंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि गिवन थोड़ी है। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे वो कॉस्टिंग था ना, ये फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पे लिखो ओपनिंग बैलेंस तीनों के। मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना है बुक में देखो, मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा, वो देखो स्टार्टिंग में लिखा है। बुक में क्यों नहीं देखते आप, इन्वेंट्री नहीं लिखी बेटा, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस पहले नंबर पे लिखा है 10,000। WIP का ओपनिंग बैलेंस 15,000। फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस 20,000। फिर एज पर फाइनेंशियल बुक्स, अगर आप देखो आपको खर्चे गिवन है एज पर फाइनेंशियल बुक्स, वेजेस गिवन है, अदर एक्सपेंस गिवन है, और परचेज कितनी होगी, कितने की परचेज की है, ये देखो नेट डेबिट्स 90,000 की इन्वेंट्री परचेज की है। वेजेस कितनी गिवन है, अदर एक्सपेंसेस, सेल्स कितनी गिवन है, और जैसे क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होते हैं ऐसे क्लोजिंग बैलेंस भी होंगे। इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस, इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस बेटा नहीं गिवन, ऐसे फाइंड करना है, देखो फिर बताता हूँ। इन्वेंट्री में बेटा हमने कितने थाउजेंड का ये परचेज करा था, 90,000 का, और 90,000 में हमने कितना यूज़ करा है, 90,000 में हमने कितना यूज़ करा है बेटा, ये देखो स्क्रीन पर देखो, 70,000 यूज़ करा ना हमने, 90 का हमने खरीदा, 70 का हमने यूज़ करा, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 20,000। यहाँ लिख दो चाहे, 90,000 की हमारी परचेज है ये वाली, और 70,000 का हमारा यूज़ है, 70,000 आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। 90 में से 70 का मटेरियल यूज़ हो गया, बचा कितने का, 20 का। WIP का क्लोजिंग कितना है, 10,000। और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग, यहाँ से देख के बोलना, WIP का क्लोजिंग और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग था 9,000, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग लिखो 9,000। बस देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट आएगा, कितना आ रहा है चेक करो, टोटल तो आ रहा है 2,49,000, 2,49,000 में से माइनस करो, 4,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है।
अब बनेगी बेटा स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर्मेट ड्रॉ करो। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना प्रॉफिट? ये प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ना हमने कॉस्टिंग पी एंड एल बनाया, उसमें से देख लेना। 24,000। फिर बेटा फर्स्ट नंबर पे लिखो जो हमने मेंटेनेंस के लिए यूज करा मटेरियल। लिखो मटेरियल यूज्ड फॉर मेंटेनेंस। अब इसमें समझने वाला पॉइंट है, बड़े अच्छे से समझना। हमने क्या किया, कॉस्टिंग वाले ना मटेरियल यूज्ड फॉर मेंटेनेंस को खर्चा मानते ही नहीं है, तभी हमने 80,000 में से 10,000 माइनस करा। मतलब ये ऐसा खर्चा है जो कॉस्ट वाले रिकॉर्ड नहीं करते। देखो मटेरियल यूज्ड फॉर मेंटेनेंस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट या नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। तो अगर आप कोई खर्चा जिसको खर्चा मानते ही नहीं हो, तो उससे आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको अब माइनस करना पड़ेगा। कितना था वो मटेरियल मेंटेनेंस के लिए? 10,000। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पी एंड एल वालों ने वेजेस कितनी डाली हैं? 25। और इन्होंने वेजेस कितनी डाली हैं? 20। तो लिखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस इन कॉस्ट अकाउंट, इससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट अकाउंट वालों के प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे और इनको माइनस करना पड़ेगा। 25 माइनस 20, कितना माइनस करना पड़ेगा? 5,000। नेक्स्ट बेटा ओवरहेड देखो। इन्होंने ओवरहेड कितने डाले हैं पी एंड एल वालों ने? स्क्रीन पर देखो, पी एंड एल वालों ने डाले हैं 85,000 के, और कॉस्ट वालों ने ओवरहेड कितने डाले हैं? 80,000 के। तो कॉस्ट वालों ने कम डाले। देखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। खर्चे कम डालने से कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। कितने ज़्यादा डाले हैं इन्होंने? कितने कम डाले हैं? 5,000। 5,000 माइनस कर दो। देखो बेटा 4,000 आ रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट 4,000 है ना। लिखो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। सम नंबर 21 कंप्लीट हो गया।